नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फार्माकोथेरेपिस्ट का चैप्टर नंबर 2, जिसमें हमें बहुत सारे सिस्टम्स दिए गए हैं। हमारे बॉडी में जो सिस्टम है डिफरेंट जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, उनके बारे में दिया गया है और उनके रिलेटेड जो डिसीज़ कंडीशंस होते हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमने जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसके बारे में पूरा पढ़ लिया है। उसके रिलेटेड जितने भी डिसीज़ कंडीशन थे वो पूरे हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपने उनके लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। यहाँ पर हमारा सबसे पहला सिस्टम था कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जो कि हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स है, जो भी डिसीज़ कंडीशंस है, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जैसे कि सिलेबस में आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ये सारे डिसीज़ कंडीशंस कवर कर लिए हैं। अब हमारा सेकंड सिस्टम है जो कि है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, मतलब हमारे लंग्स से रिलेटेड, हमारे ब्रोंकाई से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स है, जो भी डिसीज़ है, उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमें दो डिसीज़ कंडीशंस दी गई हैं। सबसे पहली है अस्थमा और नेक्स्ट है सीओपीडी। सीओपीडी मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर। तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे और आज के लेक्चर में हम अस्थमा के बारे में पढ़ेंगे। अस्थमा ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड एक डिसीज़ कंडीशन है, ये एक डिसऑर्डर है। तो ये क्या होता है, किस तरीके से होता है, क्यों होता है, ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहला हमारा डिसऑर्डर है जो कि है अस्थमा। द वर्ड अस्थमा इज़ ऑफ ग्रीक ओरिजिन एंड इट मीन्स पैंटिंग। तो ये जो अस्थमा ये वर्ड है ये ग्रीक ओरिजिन से है, मतलब ये एक ग्रीक वर्ड है। इसका मीनिंग होता है पैंटिंग। पैंटिंग मतलब सांस चढ़ना। अस्थमा में हमारी सांस जो है वो प्रॉपरली नहीं आती, हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग पैंटिंग ऐसा होता है। तो इसकी डेफिनेशन हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले, asthma is an inflammatory disorder of the airways in which the mucous membrane and muscle layer of bronchi become thickened and the mucus gland enlarge, reducing airflow in the lower respiratory tract। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, अस्थमा ये एक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ है। इन्फ्लामेटरी डिसीज़ मतलब इस कंडीशन में इन्फ्लामेशन होती है, सूजन आ जाती है। किसकी सूजन आ जाती है? ऑफ द एयरवेज इन विच द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड मसल लेयर ऑफ ब्रोंकाई बिकम द थिकेंड। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारी एयरवेज होती है, एयरवेज मतलब हमारे से लेके हमारे लंग्स तक जो पाथ होती है, जो पाथ एयर को पास करती है, हमारे नोज से हमारे लंग्स तक जो एयर को पास करने वाली पाथ होती है, जिसमें हमारे फेरिंग्स आते हैं, ब्रोंकाइज आते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एयरवेज। ये हमारी एयरवे हो गई। तो ये जो एयरवे है इसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, मतलब जो लेयर है हमारे ब्रोंकाई की हो गई या फिर हमारे फेरिंग्स की हो गई, जो लेयर्स होती है वो इन्फ्लेम हो जाती है, वो थिक हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा ऐसे थिक हो जाती है। एंड द म्यूकस ग्लैंड इनलार्ज, और जो म्यूकस ग्लैंड्स होती है हमारी वो भी इनलार्ज हो जाती है, वो भी बड़ी हो जाती है। इनलार्ज मतलब बड़ी हो जाती है। जो हमारे म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं वो बड़ी हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, रिड्यूसिंग एयर फ्लो इन द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इसकी वजह से हमारा जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब जो हमारा लंग्स का पार्ट है, वहाँ पर जो एयर फ्लो है वो कम हो जाता है। मतलब एयर जो है वो प्रॉपर अमाउंट में, सही अमाउंट में हमारे लंग्स तक नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से वहाँ का जो एयर है वो कम हो जाता है, एयर फ्लो कम हो जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई की जो म्यूकस लेयर है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, वो स्वोलन होने की वजह से, वो थिक होने की वजह से वहाँ की जो पाथ है वो कम हो जाती है। साथ में हमारे जो म्यूकस ग्लैंड है वो भी बड़े होने की वजह से वहाँ से जो सेक्रेशन है वो रिलीज़ होता रहता है, जो कि उस पाथ में
आके रुक जाता है और वहाँ से जो एयर फ्लो होती है उसको रोकता है। तो इसकी वजह से जो एयर फ्लो होता है हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। इसी की वजह से हमें सांस लेने में फिर तकलीफ होती है। तो ये हो गई हमारे अस्थमा की डेफिनेशन। देन नेक्स्ट हम देखेंगे, ड्यूरिंग द अस्थमा अटैक द मसल इन द वॉल्स ऑफ द ब्रोंकाई कॉन्ट्रैक्ट कॉजिंग नैरोविंग। तो यहाँ पर क्या होता है, जब अस्थमा अटैक आता है, जब अस्थमा होने लगता है तो जो हमारी मसल्स होती है, किसकी मसल्स, ब्रोंकाई की मसल्स, जो ब्रोंकाई की मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है, जिसकी वजह से वो नैरो हो जाती है। उनका जो सरफेस है, जो एयर फ्लो का जो पाथ है वो नैरो हो जाती है, कम हो जाता है। The lining of the airway also becomes swollen and inflamed, producing excess mucus that can block the smaller airways। तो जो एयरवे की लाइनिंग होती है, मतलब यही जो ब्रोंकाई है हमारी ये स्वोलन हो जाती है, मतलब सूजन आ जाती है, वहाँ पर इन्फ्लामेशन आ जाती है और साथ में वो एक्सेस म्यूकस प्रोड्यूस करती है। बहुत ज़्यादा जो म्यूकस है वो प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से जो एयरवे है वो ब्लॉक हो जाता है। इसकी वजह से फिर सांस लेने में तकलीफ होती है। तो इस तरीके से ये अस्थमा है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ अस्थमा। अस्थमा के कुछ हमें यहाँ पर टाइप्स दिए गए हैं, उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ स्टिमुलस। तो सोर्स ऑफ स्टिमुलस के बेसिस पे यहाँ पर हमें 3 टाइप्स दिए गए हैं अस्थमा के। कौन कौन से हैं? एक्सट्रिंसिक अस्थमा, जिसको हम एटोपिक अस्थमा भी बोल सकते हैं, या फिर एलर्जिक अस्थमा ऐसे भी बोल सकते हैं। देन नेक्स्ट है इंट्रिंसिक अस्थमा, जिसको हम नॉन एटोपिक अस्थमा भी बोल सकते हैं, या फिर आइडियोसिंक्रेटिक अस्थमा ऐसे भी बोल सकते हैं। और थर्ड टाइप है मिक्स्ड टाइप, मिक्स्ड अस्थमा ऐसे हम इसको बोल सकते हैं। तो इस तरीके से सोर्स ऑफ स्टिमुलस के बेसिस पे यहाँ पर 3 टाइप दिए गए हैं अस्थमा के। तो इनके बारे में देखेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्सट्रिंसिक अस्थमा के बारे में। एक्सट्रिंसिक अस्थमा मतलब क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एलर्जिक अस्थमा। इसको एलर्जिक अस्थमा भी कहा जाता है। इट इज़ मोस्ट कॉमन इन चाइल्डहुड एंड कॉज बाय एक्सपोजर टू एलर्जेंस। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है चाइल्डहुड में, मतलब बच्चों में ये ज़्यादातर देखा जाता है। और ये ज़्यादातर किसकी वजह से होता है? एलर्जेंस की वजह से होता है। एलर्जेंस जैसे डस्ट हो गया या फिर पोलन ग्रेन्स हो गए, मतलब जिस चीज़ से एलर्जी होती है, छोटे बच्चों को होगी या फिर बड़ों को हो गई, तो उसकी वजह से फिर ये अस्थमा हो सकता है। इट ऑकर्स इन चिल्ड्रन एंड यंग अडल्ट्स हु हैव हाइपर सेंसिटिविटी टू फॉरेन पार्टिकल्स। तो ये बच्चों में भी हो सकती है या फिर यंग अडल्ट्स में हो सकती है, जिनको फॉरेन पार्टिकल्स से हाइपर सेंसिटिविटी होती है। फॉरेन पार्टिकल्स मतलब जैसे डस्ट हो गई या फिर कोई बैक्टीरिया हो गया, तो उनसे अगर किसी को हाइपर सेंसिटिविटी है, वो सेंसिटिव है उस चीज़ से, तो उस कंडीशन में ये एक्सट्रिंसिक अस्थमा उनमें देखा जाता है। देन नेक्स्ट है इंट्रिंसिक अस्थमा। इंट्रिंसिक अस्थमा मतलब क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन एलर्जिक अस्थमा। इसको नॉन एलर्जिक अस्थमा भी कहा जाता है। इट इज़ यूजुअली डेवलप बियॉन्ड द एज ऑफ 40 एंड हैव मेनी कॉज अदर दैन एक्सपोजर टू एलर्जेंस। तो ये ज़्यादातर जो 40 की एज वाले पर्सनस होते हैं उनमें ज़्यादातर देखा जाता है, और इसके बहुत सारे कॉज होते हैं अदर दैन एक्सपोजर टू एलर्जेंस। मतलब एलर्जेंस के एक्सपोजर को छोड़ के भी इसके बहुत सारे कॉज हो सकते हैं। दिस टाइप ऑफ अस्थमा इज ट्रिगर्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ इरिटेंट्स इन द एयर। तो कुछ इरिटेंट्स होते हैं एयर में, उनके प्रेजेंस की वजह से ये अस्थमा हो सकता है। वो इरिटेंट्स अगर किसी पर्सन ने इनहेल कर लिए तो उसकी वजह से उनको ये इंट्रिंसिक अस्थमा हो सकता है। देन नेक्स्ट है मिक्स्ड अस्थमा। मिक्स्ड अस्थमा मतलब क्या होता है? मिक्स्ड अस्थमा इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एलर्जिक एंड नॉन एलर्जिक अस्थमा। ये जो अस्थमा है, ये जो थर्ड टाइप है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। जो एलर्जिक और नॉन एलर्जिक अस्थमा है, इनका ये कॉम्बिनेशन होता है। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ अस्थमा। ये मोस्ट कॉमनली पाया जाता है, मोस्ट कॉमनली ये टाइप देखा जाता है। तो इस तरीके से ये 3 टाइप हो गए ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलस पे। देन नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। ड्यूरेशन के बेसिस पे अस्थमा के कौन कौन से टाइप है वो देखेंगे। तो सबसे पहला है एक्यूट अस्थमा और सेकंड है क्रोनिक अस्थमा।
तो सबसे पहले एक्यूट अस्थमा क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। एक्यूट अस्थमा इज सडन इन ऑनसेट, मतलब ये अचानक से होता है, अचानक से इसके सिम्टम्स दिखने लगते हैं। Acute asthma happens when there is sudden episode of symptoms of asthma like wheezing, chest tightness, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। तो ये कब होता है? जब सडन एपिसोड्स दिखने लगते हैं, मतलब सडनली अचानक से सिम्टम्स दिखने लगते हैं अस्थमा के। जैसे व्हीजिंग, व्हीजिंग मतलब क्या होता है? जब हम सांस लेते हैं उस टाइम पे एक आवाज़ आती है तो उसको हम व्हीजिंग बोलते हैं। देन चेस्ट टाइटनेस, चेस्ट में बहुत ज़्यादा टाइटनेस लगता है, टाइट लगता है। और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मतलब सांस लेने में तकलीफ होती है, सांस नहीं आ पाती। तो ऐसे सिम्टम्स अगर दिखे तो उसको हम बोलते हैं एक्यूट अस्थमा, जो कि अचानक से स्टार्ट हो जाते हैं। देन नेक्स्ट है क्रोनिक अस्थमा। क्रोनिक अस्थमा मतलब क्या होता है? क्रोनिक अस्थमा इज़ अ लॉन्ग टर्म कंडीशन। ये एक लॉन्ग टर्म कंडीशन है, मतलब ज़्यादा दिनों तक रहती है। इट इज़ हैपन व्हेन अस्थमा सिम्टम्स आर इंटेंस। तो ये कब होती है? जब अस्थमा के सिम्टम्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस हो, उस कंडीशन में ये अस्थमा देखा जाता है, ये टाइप देखा जाता है। तो इस तरीके से ड्यूरेशन के बेस पे दो तरीके के टाइप्स होते हैं अस्थमा के। देन नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ सिवियरिटी। तो सिवियरिटी के बेसिस पे अस्थमा के कितने टाइप है? 4 टाइप है। कौन कौन से हैं? माइल्ड इंटरमीडिएट अस्थमा, सेकेंड है माइल्ड परसिस्टेंट अस्थमा, थर्ड है मॉडरेट परसिस्टेंट अस्थमा, देन नेक्स्ट है सीवियर परसिस्टेंट अस्थमा। तो ये माइल्ड इंटरमीडिएट अस्थमा क्या होता है, माइल्ड परसिस्टेंट अस्थमा क्या होता है, उनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे माइल्ड इंटरमीडिएट अस्थमा के बारे में। अ पर्सन हैज़ माइल्ड सिम्टम्स। तो जिस भी पर्सन को माइल्ड इंटरमीडिएट अस्थमा होता है उसके जो सिम्टम्स हैं वो माइल्ड होते हैं, मतलब थोड़े कम ही होते हैं। ही विल हैव सिम्टम्स अप टू 2 days पर वीक और 2 nights पर मंथ। तो उसको सिम्टम्स कब दिखते हैं? मतलब उसको दिख सकते हैं 2 दिन पर वीक में, हर वीक में 2 दिन उसको सिम्टम्स दिख सकते हैं, या फिर मंथ में 2 बार नाइट में उसको सिम्टम्स दिख सकते हैं अस्थमा के। रिक्वायर ट्रीटमेंट विथ शॉर्ट एक्टिंग इनहेलर्स ऑन 2 days पर वीक। तो उसको ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, ये जो अस्थमा जिसको होता है, ये टाइप जिसको होता है, उसको शॉर्ट एक्टिंग इनहेलर से ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। कब? वीक में 2 बार। तो इस तरीके से ये माइल्ड इंटरमीडिएट अस्थमा होता है। देन नेक्स्ट है माइल्ड परसिस्टेंट अस्थमा। परसिस्टेंट अस्थमा मतलब क्या होता है? विथ माइल्ड परसिस्टेंट अस्थमा स्टिल हैज़ माइल्ड सिम्टम्स बट दे ऑकर मोर देन ट्वाइस पर वीक। तो जिस भी पर्सन को माइल्ड परसिस्टेंट अस्थमा होता है उसके सिम्टम्स भी माइल्ड ही होते हैं, पर ये वीक में 2 से ज़्यादा बार आते हैं। वो माइल्ड होते हैं सिम्टम्स, पर वीक में 2 से ज़्यादा बार सिम्टम्स दिखते हैं। बट डू नॉट ऑकर एवरी डे, पर हर दिन ये सिम्टम्स नहीं दिखते। सिम्टम्स इंटरफेयर विद डेली एक्टिविटीज़। तो ये जो सिम्टम्स होते हैं माइल्ड परसिस्टेंट अस्थमा के, डेली एक्टिविटीज़ होती है उनमें इंटरफेयर करते हैं। नाइट टाइम सिम्टम्स ऑकर 3 to 4 times अ मंथ। नाइट टाइम सिम्टम्स जो होते हैं वो मंथ में 3 से 4 बार देखे जाते हैं। तो इस तरीके से ये माइल्ड परसिस्टेंट अस्थमा होता है। देन नेक्स्ट है मॉडरेट परसिस्टेंट अस्थमा। मॉडरेट परसिस्टेंट अस्थमा मतलब क्या होता है? अ पर्सन विथ मॉडरेट परसिस्टेंट अस्थमा हैज़ अस्थमेटिक सिम्टम्स एवरी डे। तो जिस भी पर्सन को मॉडरेट परसिस्टेंट अस्थमा होता है उसको अस्थमा के सिम्टम्स हर दिन दिखते हैं। दे यूज़ देयर अस्थमा मेडिसिन एवरी डे। ऐसे पर्सनस को उनकी अस्थमा की मेडिसिन रोज़ लेनी पड़ती है, हर दिन लेनी पड़ती है। सिम्टम्स इंटरफेयर विद डेली एक्टिविटीज़। ये जो सिम्टम्स होते हैं अस्थमा के, ये डेली एक्टिविटीज़ में इंटरफेयर करते हैं। जो पर्सन है वो डेली एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता है। नाइट टाइम सिम्टम्स ऑकर मोर देन 1 time अ वीक बट डू नॉट हैपन एवरी डे। तो जो नाइट टाइम सिम्टम्स होते हैं वो एक से ज़्यादा बार आते हैं वीक में, पर हर दिन नहीं आते। तो इस तरीके से ये मॉडरेट परसिस्टेंट अस्थमा होता है, ये ज़्यादा सीवियर होता है। देन नेक्स्ट है सीवियर परसिस्टेंट अस्थमा। तो ये सीवियर परसिस्टेंट अस्थमा में क्या होता है? अ पर्सन विथ सीवियर परसिस्टेंट अस्थमा हैज़ सिम्टम्स मल्टीपल टाइम्स ड्यूरिंग अ डे। तो जिस भी पर्सन को सीवियर परसिस्टेंट अस्थमा होता है उसको एक दिन में बहुत बार सिम्टम्स दिखते हैं। ये जो अस्थमा के सिम्टम्स है उसको एक दिन में बहुत बार आते हैं।
द सिम्टम्स विल ऑकर ऑलमोस्ट एवरी डे। जो सिम्टम्स है वो हर दिन दिखते हैं। दे हैव डिक्रीज इन देयर फिजिकल एक्टिविटी। ऐसे पर्सन जो है उनकी फिजिकल एक्टिविटी में कम हो जाते हैं, वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाते हैं और उनकी जो एबिलिटी है काम करने की वो भी कम हो जाती है। नाइट टाइम सिम्टम्स ऑकर समटाइम्स एवरी नाइट। तो जो नाइट टाइम सिम्टम्स होते हैं वो हर रात को आते हैं। दिस टाइप डजेंट रिस्पॉन्स वेल टू मेडिकेशंस व्हेन इवन टेकन रेगुलरली। तो ये जो टाइप होता है सीवियर परसिस्टेंट अस्थमा, ये मेडिसिन को रिस्पॉन्स नहीं देता। अगर कोई पर्सन है जिसको सीवियर परसिस्टेंट अस्थमा है, वो अगर रेगुलरली मेडिसिन ले भी रहा है तब भी ये टाइप मेडिकेशंस को रिस्पॉन्स नहीं देता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा सीवियर टाइप है अस्थमा का। तो इस तरीके से सीवियरिटी के बेस पे हमने यहाँ पर 4 टाइप्स देखे अस्थमा के। इस तरीके से टाइप्स होते हैं अस्थमा के। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इटियोलॉजी ऑफ अस्थमा। यहाँ पर हम कॉज देखेंगे अस्थमा के, अस्थमा किन वजह से हो सकता है। तो सबसे पहला है एलर्जेंस। तो एलर्जेंस मतलब डस्ट हो गए या फिर पोलेंस हो गए या फिर माइट्स हो गए। तो इनकी वजह से कोई लोग होते हैं जिनको सेंसिटिविटी होती है, बहुत ही ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव होते हैं वो लोग, तो उस कंडीशन में उनको अस्थमा हो सकता है। देन नेक्स्ट है एयर पोल्यूटेंट्स। एयर पोल्यूटेंट्स मतलब जैसे परफ्यूम्स हो गया, कोई पर्सन्स ऐसे होते हैं जिनको परफ्यूम की स्मेल सूट नहीं होती, उनकी जो तबीयत है वो ख़राब होने लगती है परफ्यूम की स्मेल की वजह से। सिगरेट स्मोकिंग हो गया, स्मोकिंग का जो धुआं होता है उसकी वजह से भी कोई पर्सन्स होते हैं जिनको प्रॉब्लम्स होती है। तो ऐसे एयर पोल्यूटेंट्स की वजह से भी अस्थमा हो सकता है। देन सर्टन ड्रग्स, कुछ मेडिसिन्स भी होती है जिनकी वजह से अस्थमा हो सकता है, जैसे एस्पिरिन हो गया या फिर NSAIDs जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होते हैं, इनकी वजह से भी अस्थमा हो सकता है। या फिर बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स हो गए, जो बीटा ब्लॉकर जैसे प्रोपेनोलॉल हो गया, इस तरीके के जो ड्रग होते हैं इनकी वजह से अस्थमा हो सकता है। देन नेक्स्ट है कोल्ड एयर, ज़्यादा ठंडी हवा की वजह से भी अस्थमा हो सकता है। देन नेक्स्ट है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर किसी को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है तो उस कंडीशन में भी उस पर्सन को अस्थमा हो सकता है। देन नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल कॉज। तो इन्वायरमेंटल कॉजेज़ की वजह से भी अस्थमा हो सकता है। तो इस तरीके से ये इटियोलॉजी होते हैं अस्थमा के। देन नेक्स्ट हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अस्थमा। तो पैथोफिजियोलॉजी मतलब अस्थमा किस तरीके से हमारे बॉडी में डेवलप होता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला है एक्सपोजर टू एलर्जेंस। तो एक्सपोजर टू एलर्जेंस ये एक रीज़न हो गया, ये कॉज हो गया। किसका कॉज हो गया? अस्थमा होने का कॉज हो गया। तो कौन कौन से एलर्जेंस हो सकते हैं? एयर पोल्यूटेंट्स हो सकते हैं, कोल्ड एयर हो सकता है। तो अगर ये सारे रीजंस हो गए तो इनकी वजह से क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। अब एलर्जेंस हमारे बॉडी में एंटर हुए हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारे जो एंटीबॉडी है उन फॉरेन पार्टिकल्स पे अटैक करती है क्योंकि वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो कौन सी एंटीबॉडीज़ यहाँ पर प्रोड्यूस होती है, कौन सी एंटीबॉडीज़ एक्टिव होती है? IgE एंटीबॉडीज़। ये स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ है जो कि एलर्जी के लिए, जब एलर्जी होती है उस टाइम पे ये रिलीज़ होती है। उस एलर्जी को रिड्यूस करने के लिए ये जो IgE एंटीबॉडीज़ होते हैं ये रिलीज़ होते हैं। तो फिर इसकी वजह से क्या होता है? एक्टिवेशन ऑफ मास्ट सेल। तो मास्ट सेल जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं और इन्हीं के सरफेस पे ये IgE एंटीबॉडीज़ जो होती है वो बाइंड होती है। तो उससे क्या होता है? रिलीज ऑफ वैसोकंस्ट्रिक्टर एंड इन्फ्लामेटरी सब्सटेंस। तो जब ये IgE एंटीबॉडीज़ और मास्ट सेल जो एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, मतलब ये जो IgE एंटीबॉडीज़ है जब ये सरफेस पे अटैच हो जाती है मास्ट सेल के, तो उस टाइम पे क्या होता है? बहुत सारे वैसोकंस्ट्रिक्टर मतलब वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करने वाले एंजाइम्स या फिर ऐसे सब्सटेंस जो है वो रिलीज़ होते हैं। साथ में इन्फ्लामेटरी सब्सटेंस भी रिलीज़ होते हैं, मतलब जो इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं ऐसे सब्सटेंस भी रिलीज़ होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? इन्फ्लामेशन एंड वैसोकंस्ट्रिक्शन। तो जिस भी जगह पे ये एक्शन हो रही है वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाती है। जैसे एग्जांपल में हम ले सकते हैं ब्रोंकाई। हमारे ब्रोंकाई में एलर्जेंस आ गया है तो वहाँ पर
जो आईजीई एंटीबॉडी और मास्ट सेल है वो वहाँ पर प्रेजेंट है, उनकी वजह से वहाँ पर वैसोकंस्ट्रिक्टर और इन्फ्लामेटरी सब्सटेंस जो है वो रिलीज़ हो चुके हैं। तो वहाँ पर क्या होगा, इन्फ्लामेशन एंड वैसोकंस्ट्रिक्शन। तो वो जो हमारी ब्रोंकाई की सेल्स होगी वो इन्फ्लेम होने लगेगी, वहाँ पर सूजन आ जाएगी और वहाँ की जो वेसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, माइग्रेशन ऑफ फैगोसाइटिक सेल्स। तो यहाँ पर फैगोसाइटिक सेल्स जो होती है वो माइग्रेट करेंगे। अगर हमारा ब्रोंकाई है वहाँ पर हमें कोई इन्फेक्शन होगा तो वहाँ पर जो फैगोसाइटिक सेल्स होगी वो माइग्रेट करेंगी, वो वहाँ पर आएंगी और उनकी वजह से फैगोसाइटोसिस होगा। फैगोसाइटोसिस मतलब बैक्टीरिया है वो फैगोसाइटिक सेल्स जो है उनको किल करेंगे, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। उसके बाद क्या होगा, रिलीज ऑफ लाइटिक एंजाइम। फैगोसाइटोसिस होने की वजह से वहाँ पर कुछ बेसिक लाइटिक एंजाइम जो है वो रिलीज होते हैं। तो इनकी वजह से क्या होता है, फर्दर इन्फ्लामेशन होती है, इन्फ्लामेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमारे ब्रोंकाई में पहले ही इन्फ्लामेशन है और वो एंजाइम्स रिलीज़ होने की वजह से और ज़्यादा इन्फ्लामेशन बढ़ गई, तो इसकी वजह से वहाँ का जो सरफेस है वो नैरो हो जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, इसलिए वहाँ से एयर प्रॉपरली पास नहीं हो पाती और जिसकी वजह से क्या होता है, अस्थमा। और एक यहाँ पर रीज़न है, क्या है, जब इन्फ्लामेशन और वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है तो वहाँ पर क्या होता है, इन्हेंस म्यूकस सिक्रेशन। तो हमारी जो म्यूकस ग्लैंड्स होती है वो भी इनलार्ज हो जाती है, वो भी बड़ी हो जाती है, इसलिए वहाँ पे जो म्यूकस सिक्रेशन है वो इन्हेंस होता है, मतलब बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एयरवे नैरोविंग। तो जो हमारी एयरवे है वहाँ पर म्यूकस सेक्रेट होने की वजह से वो नैरो हो जाती है, मतलब जो एयर है उसको पास होने के लिए जो रास्ता है वो कम बच जाता है, बहुत ही नैरो हो जाता है एयरवे, जिसकी वजह से एयर जो है वो प्रॉपरली पास नहीं हो पाती, तो इसकी वजह से फिर अस्थमा होता है। तो इस तरीके से पैथोफिजियोलॉजी हो गई अस्थमा की, इस तरीके से हमारे बॉडी में अस्थमा ये कंडीशन डेवलप होती है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब सिम्टम्स। अस्थमा के सिम्टम्स कौन कौन से दिखते हैं, सबसे पहला है वीजिंग। वीजिंग मतलब जब सांस लेते हैं उस टाइम पे एक आवाज़ आती है, उस आवाज़ को हम बोलते हैं वीजिंग। देन नेक्स्ट है चेस्ट टाइटनिंग, हमारी चेस्ट जो है वो टाइट हो जाती है। देन नेक्स्ट है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब सांस लेने में तकलीफ होती है। ड्राई कफ, कफ जो है वो ड्राई आता है। स्वेटिंग, बहुत ही ज़्यादा पसीना आता है। और कफिंग, बहुत ही ज़्यादा परसिस्टेंट कफिंग आती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा खांसी हो जाती है। तो इस तरीके से सिम्टम्स दिखते हैं अस्थमा में। देन नेक्स्ट है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस मतलब अस्थमा को हम कैसे पहचानेंगे, अस्थमा है ये हम कैसे डिटेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला है लंग फंक्शन टेस्ट। तो लंग फंक्शन टेस्ट में ये देखा जाता है कि लंग किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, तो इसमें टेस्ट होती है। सबसे पहली टेस्ट है स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री मतलब इसमें एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है जो कि है स्पायरोमीटर। ये स्पायरोमीटर जो है इससे चेक किया जाता है कि जो हमारा लंग है वो कितने देर में फिल हो रहा है, मतलब कितने देर में वहाँ पर एयर जा रही है और कितने देर में हमारे जो एयर है लंग से बाहर आ रही है, ये देखा जाता है। अगर ये रेट नॉर्मल हुआ तो ये समझा जाता है कि जो हमारा लंग है वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है। नेक्स्ट है लंग वॉल्यूम टेस्ट। लंग वॉल्यूम टेस्ट मतलब क्या होता है कि यहाँ पर ये देखा जाता है कि हमारा लंग जो है वो कितना वॉल्यूम होल्ड करके रखता है, कितना एयर का वॉल्यूम होल्ड करके रखता है, ये इस टेस्ट में देखा जाता है। देन नेक्स्ट है एफईएनओ टेस्ट। एफईएनओ टेस्ट में जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है वो पेशेंट को ब्रीथ करने के लिए दिया जाता है। फिर इससे पता चलता है कि हमारे लंग्स में कितनी इन्फ्लामेशन है, ये यहाँ पर देखा जाता है। देन नेक्स्ट है पीक एयर फ्लो टेस्ट। पीक एयर फ्लो टेस्ट में क्या होता है, यहाँ पर भी एक डिवाइस यूज़ किया जाता है। यहाँ पर ये देखा जाता है कि हमारे लंग्स में एयर जो है वो किस तरीके से मूव हो रही है, तो इस तरीके से ये लंग फंक्शन टेस्ट होते हैं। देन नेक्स्ट है स्पूटम इन्वेस्टिगेशन। स्पूटम इन्वेस्टिगेशन में ये देखा जाता है कि हमें
कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, ये चेक किया जाता है। देन नेक्स्ट है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में WBC काउंट चेक किया जाता है और चेस्ट एक्सरे किया जाता है। तो इस तरीके से टेस्ट किए जाते हैं, इस तरीके से डायग्नोस्टिक टेस्ट किए जाते हैं अस्थमा को डिटेक्ट करने के लिए। देन नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले देखेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, मतलब विदाउट मेडिकेशन हम किस तरीके से अस्थमा को ट्रीट करेंगे। तो सबसे पहला है अवॉइड स्मोकिंग। स्मोकिंग को आपको अवॉइड करना है। देन नेक्स्ट है अवॉइडेंस ऑफ एलर्जेंस। तो जो एलर्जेंस होते हैं जैसे कि डस्ट हो गए, तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट होती है ऐसे एरिया में आपको नहीं जाना है। देन नेक्स्ट है अवॉइड एक्सपोजर टू एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन। तो बहुत ज़्यादा कोल्ड कंडीशन को अवॉइड करना है। देन नेक्स्ट है इन इमरजेंसी ऑक्सीजन थेरेपी शुड बी गिवन। अगर बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशन है तो उस टाइम पे ऑक्सीजन थेरेपी देनी चाहिए। तो इस तरीके से ये ट्रीटमेंट होते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। देन नेक्स्ट हम देखेंगे फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, मतलब कौन कौन सी मेडिसिन अस्थमा में यूज़ की जाती हैं। तो सबसे पहले है ब्रोंकोडायलेटर। ब्रोंकोडायलेटर मतलब ब्रोंकाई को डायलेट करने वाले। अस्थमा में क्या होता है, जो हमारे ब्रोंकाई है वो इन्फ्लेम हो जाते हैं और साथ में कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं। तो ब्रोंकाई को डायलेट करने के लिए मेडिसिन होती है। कौन कौन सी मेडिसिन है, साल्बुटामॉल और थियोफाइलिन। ल्यूकोट्रिन एंटागोनिस्ट। तो ल्यूकोट्रिन एंटागोनिस्ट के कौन कौन से एग्जाम्पल है, मॉन्टेल्यूकास्ट एंड ज़ैफिरल्यूकोस्ट। तो इस तरीके से इसके एग्जाम्पल हो गए। देन नेक्स्ट है मास्ट सेल स्टेबलाइजर। मास्ट सेल जो कि वैसोकंस्ट्रिक्टर रिलीज़ करते हैं और साथ में इन्फ्लामेटरी सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं। तो इनको स्टेबल करने के लिए कुछ मेडिसिन होती है ताकि फर्दर वैसोकंस्ट्रिक्शन कॉज ना हो और इन्फ्लामेशन कॉज ना हो। तो इसके लिए कौन से ड्रग्स होते हैं, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट एंड कीटोटिफिन। देन नेक्स्ट है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स किस लिए दिए जाते हैं, ताकि जो इन्फ्लामेशन है वो रिड्यूस हो सके, कम हो सके। इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स है हाइड्रोकॉर्टिसोन और प्रेडनिसोलोन। देन नेक्स्ट है एंटी आईजीई एंटीबॉडी। तो ये जो एंटी आईजीई एंटीबॉडी है ये रिलीज़ नहीं होने देते ये ड्रग। कौन से ड्रग है वो, ओमेलीजुमैब। तो इस तरीके से ये फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। इस तरीके से ये ड्रग जो है अस्थमा के ट्रीटमेंट में दिए जाते हैं पेशेंट को। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने हमारा ये जो पूरा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम का फर्स्ट डिसऑर्डर जो है अस्थमा, वो पूरा पढ़ लिया है, पूरा कंप्लीट कर लिया है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।